हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से DSR फॉर यू में। बच्चों, हिंदी विषय के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की श्रृंखला लेके मैं आपके सामने एक बार फिर से हाजिर हूँ। बच्चों, हिंदी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको देने वाला हूँ, बट एक चीज़ आपसे कहना चाहता हूँ उसके पहले। हिंदी क्या है बच्चों? हमारी मातृभाषा है और हिंदी में इम्पॉर्टेंट जैसी कोई भी चीज़ नहीं रहती। तो हिंदी में आपको पूरा पढ़ना चाहिए और आपको ज़्यादा परेशान नहीं होना। आसानी ढंग से एक बार आप अच्छे से पूरे आपकी जो प्रश्न बैंक है या परीक्षा अध्ययन जो भी गाइड है उसे बहुत अच्छे से पढ़ लें और आप अपनी तैयारी आसानी से कर सकते हैं। फिर भी यहाँ पे कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि आपके विगत वर्षों के एग्जाम में पूछे गए हैं। आप देख सकते हैं, जैसे कि ये लता मंगेशकर जी के पिताजी का क्या नाम था, ठीक है। ये प्रेमचंद्र जी का मूल नाम क्या है, धनपत राय। मीरा के आराध्य प्रभु कौन है, कृष्ण। इस टाइप के कुछ कॉमन से प्रश्न हैं। जैसे यहाँ देखें आप, मीरा कृष्ण की उपासना किस रूप में करती, भक्ति काल की 2 विशेषताएं। तो इस टाइप के कुछ कॉमन से प्रश्न हैं, ये नॉर्मली पूछे जाते। तो यहाँ पे मैं इस वीडियो में आप लोगों को ये प्रश्न देने वाला हूँ। तो देख लेते हैं। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं हमारे हिंदी के जो पहला खंड है उसकी बात करते हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में कबीर ने ईश्वर के कितने रूप माने हैं बच्चों? तो कबीरदास जी बोलते थे कि भगवान केवल एक है। अल्लाह हो, चाहे राम हो, चाहे रहीम हो, चाहे वह ईसाइयों के हों, चाहे वाहेगुरु हों, सब लोग एक ही हैं। हम लोग ही हैं जो भटक गए हैं और विभिन्न धर्मों में चले गए हैं। तो कबीर ने ईश्वर को कितने रूप माने हैं? केवल एक रूप माना है। अब ये देखिए, मीराबाई के आराध्य देव कौन थे? तो कौन रहे? वो कृष्ण भगवान को मानते थे। मीराबाई की भक्ति कैसी थी? तो मीराबाई जो रही वो कृष्ण को अपने पति के रूप में स्वीकार करती थी, तो उनकी भक्ति में दाम्पत्य भाव झलकता था। मीराबाई ने श्री कृष्ण को किस रूप में स्वीकारा है? तो पति के रूप में स्वीकारा है, ठीक है। देखिए, ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे ऑब्जेक्टिव भी नहीं दे सकता हूँ मैं, कुछ जो सिलेक्टेड है उनके बारे में बस मैं यहाँ पे आपसे बात करूँगा। हिंदी साहित्य का स्वर्णयुग कौन सा कहलाता? तो भक्ति काल। भक्ति काल में बेटा बहुत अच्छे अच्छे कवि आए हैं और बहुत अच्छी अच्छी रचनाएं हुई हैं। तो उस काल में बेटा ऐसी कुछ घटनाएं घटी हैं जो कि कहीं नहीं मिल पाई और एक से एक अद्भुत कृतियां इस काल में निकल के आई हैं। इसलिए भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्णयुग कहा जाता है। हिंदी पद्य साहित्य को कितने भागों में बांटा गया है? तो बच्चों 4 भागों में बांटा गया है। फिर इसके बाद राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि कौन है? तो बच्चों तुलसीदास जी। श्रृंगार काल किस काल को कहा जाता है? तो बच्चों रीति काल। रीति रिवाज करना किसका काम है बच्चों? रीति रिवाजों में महिलाएं बंधी होती हैं और महिलाएं हैं, अगर महिला से का संबंध सुंदरता से है और सुंदरता के लिए बच्चों श्रृंगार रस की प्रधानता होती, मालूम होगा आपको। तो बच्चों रीति काल में श्रृंगार काल का उल्लेख मिलता है, मतलब कि रीति काल को श्रृंगार काल के नाम से भी जाना जाता है। सही उत्तर देश आपके शब्द जो खालिस्तान है इन्हें देख लें। दूसरा वाला है, कबीर भक्ति काल की कौन सी काव्य धारा के कवि हैं? तो बच्चों ये निर्गुण। कबीरदास जी सगुण नहीं थे, वो थे निर्गुण थे, याद रखिएगा। मीरा की भाषा कैसी है? राजस्थानी, ठीक है। तो आपको पता होगा। चौथा वाला है, मीरा ने प्रेम बेली में को किससे सींचा है बच्चों? आंसुओं से सींचा है। 10वां है, दुष्यंत कुमार के अनुसार दरख्तों के साए में धूप लगती है। दरख्त मतलब कोई पेड़ है, पेड़ की छाया में हमें धूप लगती है, ये दुष्यंत कुमार जी ने कहा है। 15वां है, कवियत्री नाचने के लिए क्या बचाना चाहती है? तो ये आंगन बचाना चाहती है। 17वां है, जयशंकर प्रसाद कैसे कवि हैं? तो बच्चों ये छायावाद के आधार स्तंभ जयशंकर प्रसाद जी माने जाते हैं। 18वां है, निर्गुण काव्यधारा के प्रमुख कवि तो कबीर हैं। 19वां, रीतिकाल का प्रमुख रस है कौन सा? श्रृंगार रस। छायावाद के प्रमुख स्तंभ हैं कितने? 4 स्तंभ हैं, ठीक है। तो ये तैयार कर लीजिएगा। इसके बाद हम देखें, सही जोड़ियाँ तो बहुत सारी हैं, ये ज़्यादा नहीं बता सकते। मीरा के प्रभु कौन है? गिरधर नागर। यहाँ देखें, एक शब्द में उत्तर। जगत क्या देखकर मोहित हो रहा है? तो जगत बेटा मोह माया को देख करके मोहित हो रहा है। फिर इसके बाद 12वां देखें, कौन सी दिशा सबसे खतरनाक होती? तो बच्चों वो दिशा जहाँ पे हमारा सूर्य अस्त हो जाए, ये बोल रहे हैं, जहाँ आत्मा का सूरज डूब जाए वो दिशा सबसे खतरनाक होती है। कवियत्री रोने के लिए क्या बचाना चाहती? तो वो मुट्ठी भर एकांत बचाना चाहती है। इसके बाद यहाँ प्रश्न उत्तर देखें। कबीर की दृष्टि में ईश्वर एक है, इसके समर्थन में उन्होंने क्या तर्क दिए? तो ये पढ़ लीजिएगा। उन्होंने कहा कि सभी में एक ही ज्योति समाई है और संसार में सब जगह एक पवन और एक ही जल है। तो फिर ईश्वर अलग कैसे हो सकता है जब पानी सबको एक सा मिल रहा, खाना एक सा मिल रहा, सब एक खाना खा रहे, सब एक पानी पी रहे, तो फिर ईश्वर भी एक ही होगा। दूसरा है, कबीर ने अपने आप को दीवाना क्यों कहा है? क्योंकि कबीर जो है ईश्वर की भक्ति में तल्लीन हो जाते हैं। उनके अनुसार ईश्वर का सच्चा रूप उन्होंने पा लिया है, इसलिए वो अपने आप को दीवाना कहते हैं। तीसरा है,
मीरा कृष्ण की उपासना किस रूप में करती हैं, तो किस रूप में करती हैं, पति के रूप में करती हैं, ठीक है, ये पढ़ लीजिएगा। फिर इसके बाद यहाँ पे ये 12वां प्रश्न है, भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्णयुग क्यों कहा जाता है। इस प्रश्न का उत्तर देखें, आप पूरा लिखा हुआ है कि भक्ति काल में समन्वय परक, लोक चेतना वाली और सदाष्ट्रता से पूर्ण काल था। इसमें विभिन्न वर्गों, वर्ण व्यवस्था, सामाजिक भेदभाव, कर्मकांड के विरुद्ध आंदोलन, भावनात्मक और मानवीय मूल्य होने के कारण यह स्वर्ण युग कहलाता है। 13वां कर लीजिएगा, निर्गुण भक्ति धारा की 2 विशेषताएं। 14वां कर लीजिएगा, सगुण भक्ति धारा की 2 विशेषताएं। रीति काल की प्रमुख विशेषताएं, ये तैयार कर लीजिएगा। 16वां कर लीजिएगा, छायावादी काव्य की विशेषताएं, ये तैयार कर लीजिएगा। 19वां प्रश्न, नई कविता की आपको विशेषताएं पढ़ लेनी है। नई कविता क्या होती है, इसकी प्रमुख विशेषताएं, तो देखें क्षणवाद का महत्व, शिल्पगत नवीनता, ये पूरा है, आपको इसको रख लीजिएगा। और याद कर लेना इसके प्रमुख कवि कौन है, नरेश मेहता, इनकी रचना है सराय की एक रात। इसके अलावा भी 3 कवि और हैं, ये मुक्तिबोध, गजानन माधव मुक्तिबोध, इनका चांद का मुंह टेढ़ा फेमस रचना है। धर्मवीर भारती की ये, दुष्यंत कुमार की ये, ठीक है। 21वां है, रीति काल को श्रृंगार काल क्यों कहा जाता है। तो देखो इस काल की जो प्रमुख प्रवृत्ति थी क्या थी, श्रृंगार थी, इसलिए इसे श्रृंगार काल कहा जाता है। ये पूरा देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। इसके बाद बच्चों आपको कवि परिचय, तो कवि परिचय में आप लोग कबीरदास जी का कवि परिचय तैयार कर लीजिएगा। फिर मीराबाई का कवि परिचय भी आपको आ सकता है। तो कबीरदास जी और मीराबाई आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये दोनों पढ़ लीजिएगा आप लोग। इसके अलावा आप और कोई चाहते हैं, देखें पूरा आप पहले देख लें, ये मीराबाई जी का दिया हुआ है। इसके अलावा कोई और आप करना चाहते हैं तो बच्चों आपको भवानी प्रसाद मिश्र का आप देख सकते हैं, ठीक है, ये पूरा भवानी प्रसाद मिश्र जी का भी दिया हुआ है। ये हो गए हमारे 3 जीवन परिचय आपके कवि वाले। इसके बाद यहाँ पे ये जो हैं आपके आपटे पद्यांश, इससे कुछ पूछा जा सकता है, तो देखें यहाँ पे ये पद्यांश की, तो यही कर लीजिएगा। पहला, हम तो एक एक करी जाना, ठीक है, ये वाला तैयार कर लीजिएगा, कबीरदास जी का है, ये पूरा लिख दीजिएगा इसको। फिर इसके बाद यहाँ पे आपको ये पूरा उत्तर ये चल रहा है इसका, इसको आप देख लें, ठीक है। इसके बाद यहाँ ये वाला तैयार कर लीजिएगा, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई वाला, इसको आप देख लीजिएगा। ये पूरा इसका उत्तर ये है सामने आपके। इसके देखिए हिंदी में आपको पढ़ना पड़ेगा बच्चों। आप बात करते हैं हम इकाई 2 काव्यबोध की, तो काव्यबोध में ये देखिए, रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम, किसने परिभाषा दी थी, आचार्य विश्वनाथ जी ने। क्या कहा था कि रमणीयार्थ को प्रतिपादित करने वाले शब्द ही काव्य कहलाते हैं। महाकाव्य में कितने सर्ग होते हैं, 4 से अधिक सर्ग होती हैं, ठीक है। फिर 5वां है, यहाँ दरख्तों के साये में धूप है। दरख्तों मतलब पेड़ की छाया में आपको धूप लग रही, तो इसमें कौन सा अलंकार, तो देखिए अलग ही बात कर रहे हैं, विरोध हो रहा है, उल्टी बात कह रहे हैं ना कि छाया में धूप कैसे लग सकती, तो यहाँ पे कौन सा अलंकार है बच्चों, विरोधाभास। करुण रस का स्थायी भाव शोक है। 13वां, जहाँ कारण होने पर भी कार्य ना हो, मतलब कि कंडीशन हो रही है कि पूरा पूरा ये होगा पॉसिबल, सूर्य निकला है और बोल रहे धूप ना निकले, तो यहाँ पे कौन सा हो रहा है, वहाँ पे कौन सा अलंकार बता रहे हैं, यहाँ पे तो वैसे विरोधाभास अलंकार होना चाहिए, पर ये बोल रहे हैं भाव बताना है, तो यहाँ पे कौन सा, विभावना, ठीक है, ये विभावना अलंकार है यहाँ पे। फिर इसके बाद प्रबंध काव्य के अंतर्गत आता है बच्चों साकेत, एक महाकाव्य है जो आपका। फिर कामायनी जयशंकर प्रसाद का प्रमुख क्या है, एक महाकाव्य है, ठीक है। आपका 5वां है, हम तो एक एक करी जाना में कौन सा अलंकार है, यमक अलंकार है। फिर 22 से 26 वर्णों के वृत्त को सवैया कहते हैं। संचारी भाव की संख्या 33 है। आश्रय की चेष्टाओं को अनुभाव कहते हैं। 19वां, किसी बात को सिद्ध कर सत्यता प्रमाणित करने के लिए अगर उदाहरण दिया जाए तो वहाँ पे बच्चों दृष्टांत अलंकार होता है, जो दृष्टांत, जो दृष्टि से देखा हुआ हो उसकी बात, देखें सत्यता पता प्रूफ कर दिया पूर्ण रूप से, तो वहाँ कौन सा अलंकार होगा, दृष्टांत अलंकार होगा। इसके बाद सही जोड़ियाँ में कुंडलियाँ छंद में कितने चरण होते हैं, 6 चरण होते हैं। खंड काव्य की परिभाषा कर लीजिएगा। महाकाव्य की परिभाषा, खंड काव्य क्या होता है, जीवन के कोई एक पक्ष, किसी एक पक्ष या कोई एक घटना या एक खंड का वर्णन हो तो वहाँ खंड काव्य। और महाकाव्य में क्या होता है, ये जीवन के समग्र रूप का वर्णन, मतलब लंबी बात बता रहे तो वो महाकाव्य होता है। 2 महाकाव्यों के नाम कर लेना, एक रचना कर लीजिएगा, ये है महाकाव्य रामचरितमानस तुलसीदास कामायनी की जयशंकर प्रसाद, ठीक है। 2 खंड काव्यों के नाम और उनकी रचना कर लीजिएगा। वीर रस की परिभाषा आप 9वीं 10वीं से पढ़ते आ रहे हो, ज़्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। अर्थालंकार, संदेह अलंकार, रस की निष्पत्ति, ये प्रश्न जो दिए हैं इनको पढ़ लीजिएगा। प्रसाद गुण का उदाहरण ये तैयार कर लीजिएगा। रोला छंद की परिभाषा, इसके 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 11 और 13 के विराम से 24 मात्राएं होती हैं। इसके अंत में प्रायः 2 गुरु होते हैं, याद कर लीजिएगा अच्छे से रोला की परिभाषा। लक्षणा शब्द शक्ति किसे कहते हैं, इसको पढ़ लीजिएगा। हास्य रस की परिभाषा कर लीजिएगा। छंद की परिभाषा ये
कि वर्ण, मात्रा, यति, गति, तुक, गण और चरण से युक्त रचना को हम छंद कहते हैं। ठीक है, छंद क्या है? वह छंद वह रचना है जिसमें वर्ण, मात्रा, यति, गति, तुक, गण और चरण की विधिवत व्यवस्था होती है, उसे हम छंद कहते हैं। ठीक है, फिर महाकाव्य खंड काव्य में अंतर ये तैयार कर लीजिएगा। प्रबंधक और मुक्तक काव्य में अंतर ये तैयार कर लीजिएगा। इसके बाद बच्चों दोहा की परिभाषा, दोहा छंद की परिभाषा तैयार कर लीजिएगा। तो दोहा में कितने? 13 पहले और तीसरे में 13 और बाकी में द्वितीय और चतुर्थ में 11 मात्राएं होती हैं। स्थायी भाव और व्यवचारी भाव में अंतर तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, ये हो गए। फिर इसके बाद हम बात करते हैं इकाई 3 की। नमक का दरोगा कहानी कब प्रकाशित हुई थी? 1924 में। याद कर लीजिएगा बच्चों, नमक का दरोगा वाला। फिर छठवा है मियां नसरुद्दीन शब्द चित्रण कृष्णा सोबती के किस संग्रह से लिया गया है? तो ये पढ़ लीजिएगा छठवा वाला। छठवे का उत्तर हो जाएगा बच्चों यहाँ पे सा वाला, हम हशमत से लिया गया है। चौथा है बच्चों, इसको भी देख लीजिएगा, नमक की गाड़ियाँ कहाँ जा रही थी? तो ये कहाँ जा रही थी बच्चों? कानपुर जा रही थी। सातवां है मियां नसरुद्दीन कैसे इंसान का प्रतिनिधित्व करते हैं? तो ये जो अपने पेशे को कला का दर्जा देते हैं। ठीक है, देखें बहुत सारी चीज़ें हैं बच्चों, बहुत सारे ऑब्जेक्टिव हैं। इतना कितना पढ़ोगे आप, याद करना पड़ेगा, सबका सब पढ़ लीजिएगा बहुत अच्छे से। इसके बाद ये देखें बहुत सारे हैं बच्चों, यहाँ पे आपको ज़्यादा मैं नहीं बता सकता, ये पढ़ लीजिएगा। जैसे 10वां है मियां नसरुद्दीन खालिस्तान के मसीहा थे। किसके मसीहा थे बच्चों? ये रहे नानबाइयों के। ठीक है, यहाँ 2 ऑब्जेक्टिव है, ये नानबाइयों के मसीहा थे। ठीक है, इसको पढ़ लीजिएगा। फिर इसके बाद एक शब्द में उत्तर, जैसे वंशीधर ने किससे बैर मोल लिया था? किससे बैर मोल ले लिया था? धन से ले लिया था। ठीक है, पंडित मालूपुद्दीन ने मुंशी वंशीधर को किस पद पर नियुक्त किया था? तो मैनेजर बनाया था उन्होंने। ठीक है, नमक का दरोगा कहानी के अंत में किसकी जीत हुई? किसकी जीत होती है बच्चों? सत्य की जीत हो जाती है। ठीक है, फिर यहाँ पे देखें मियां नसरुद्दीन के खानदान का पेशा क्या था? कैसा रहा उनका पेशा? वो था नानबाई का काम करते थे वो। ठीक है, ये पढ़ लीजिएगा, काम की चीज़ें हैं सब की सब। प्रश्न उत्तर की तरफ बढ़ते हैं सीधे। पंडित आलूपद्दीन की गाड़ियाँ कहाँ और किसने रोकी थी? ये यमुना नदी के पुल पर रोकी थी और किसने रोकी थी? वहाँ के दरोगा ने रोक दी थी। ठीक है ना, ये पढ़ लीजिएगा। चौथा प्रश्न देख लीजिएगा, नमक के दरोगा का कहानी का कौन सा पात्र आपको सर्वाधिक प्रभावित करता है? ये पढ़ लीजिएगा पूरा। फिर है मियां नसरुद्दीन के व्यक्तित्व की 2 विशेषताएं, तो ये पढ़ लीजिएगा आप लोग ये पूरा। फिर ये प्रश्न, नानबाई किसे कहते हैं? नानबाई क्या होता है? जो कई तरह की रोटियां बनाता और बेचता है, उसे हम नानबाई कहते हैं। ठीक है, ये कर लीजिएगा। 7वां है पथेर पंचाली फिल्म की शूटिंग का काम 2.5 साल तक क्यों चला? ये पढ़ लीजिएगा पूरा। ठीक है, इसके बाद बच्चों हम पहुंचते हैं ये इस प्रश्न पे, शुक्ल युग के 2 प्रमुख निबंधकारों के नाम। शुक्ल है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, पटकथा की परिभाषा तैयार कर लीजिएगा, पटकथा क्या होती है। ठीक है, फिर इसके बाद 28वां, नेहरू जी भारत के सभी किसानों से कौन सा प्रश्न बार बार करते हैं? फिर 30वां है भारत हिंदी युग की 2 विशेषताएं। एक और बच्चों ये वाला प्रश्न, भारत माता के प्रति नेहरू जी की क्या अवधारणा थी? ये भी देख लीजिएगा। 31वां है बच्चों द्विवेदी युग की विशेषताएं। फिर भारत हिंदी युग के 2 निबंधकार, उनके निबंध। फिर 35वां कर लीजिएगा रेखा चित्र और संस्मरण में अंतर, मजेदार क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फिर इसके बाद जीवनी और आत्मकथा में अंतर। बेटा जीवनी क्या होती है? जो किसी लेखक जो है खुद के जीवन पर अगर लिखे तो उसे आत्मकथा कहते हैं, और जो किसी दूसरे के जीवन पर लिखी जाए तो ये जीवनी दूसरे के जीवन पर लिखी जाती है, और आत्मकथा लेखक स्वयं लिखता है। जीवनी में कुछ चीज़ें मनगढ़ंत भी हो सकती है, आत्मकथा में स्वयं की मतलब अंतर आत्मा से लिखी जाती है, इसलिए अधिकतर बातें सत्य पर आधारित होती हैं। उपन्यास और कहानी में अंतर तैयार कर लीजिएगा। उपन्यास बड़ा होता, कहानी छोटी होती। उपन्यास में पात्र अधिक होते, देखो बड़ा है तो पात्र अधिक, इसमें सीमित पात्र होंगे, इसका आकार बड़ा होगा, इसकी संक्षिप्त होगी, इस तरीके से। फिर एक उपन्यास का नाम लिख दीजिएगा। नाटक एकांकी में अंतर तैयार कर लीजिएगा। बात आती है बच्चों लेखक परिचय। तो देखिए नाटक कर रहे हैं, नाटक में अनेक अंक होते, एकांकी में 1 अंक होता है। अनेक अंक है तो पात्र अधिक होंगे, एकांकी में 1 अंक है तो पात्र सीमित होंगे। छोटा होगा ये, व्यापकता होगी, ये बड़ा है नाटक और इसके संक्षिप्त संवाद होते। ठीक है, ये आकार बड़ा होता, आकार छोटा होता। आसानी से पढ़ लीजिएगा आप। लेखक परिचय, तो प्रेमचंद्र जी का जीवन परिचय तैयार कर लीजिएगा। मुंशी प्रेमचंद्र जी का जीवन परिचय, रचनाएं लिखना, उपन्यास, कहानी संग्रह, निबंध संग्रह, ये तैयार कर लेना, और इनकी साहित्यिक विशेषताएं बहुत अच्छे से। ठीक है, इसके अलावा कोई और अगर दूसरा आप देखना चाहते हैं बच्चों, तो यहाँ पे मन्नू भंडारी जी का जीवन परिचय आप कर सकते हैं, इसको भी तैयार।
बात करते हैं हम अपने अगले टॉपिक की। तो अगला टॉपिक है, देखें यहाँ पे भी आपको ये बहुत सारे पद्यांश आ सकते हैं। अब कौन सा पूछ लें कोई भरोसा नहीं है, इसलिए आप इनको सबको बहुत अच्छे से देख लीजिएगा। इकाई 4 भाषा बोध। भाषा बोध में बच्चों जैसे ये है, अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं, तो कितने भेद होते हैं, 8 प्रकार। अब देखो ये लिखा है पाठ ध्यानपूर्वक पढ़ो, आदेश दे रहे हैं अच्छे से पढ़ो। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखो पढ़ो, तो इसमें ये बोल रहे हैं ध्यानपूर्वक शब्द किस चीज़ को दिखा रहा है, रीति को, गुण को, परिमाण को या फिर काल को। तो किस चीज़ को दिखा रहा है बच्चों, ये रीति को, मतलब क्वालिटी, क्रिया को दिखा रहा है ना अच्छे से। फिर यहाँ पे ये आप देख लें रिक्त स्थान में, तो ये पहला है, संस्कृत भाषा से जो शब्द ज्यों के त्यों ले लिए जाते हैं उन्हें बोलते हैं तत्सम। तत् मतलब उसके और सम मतलब समान, संस्कृत के समान। तत्सम मतलब संस्कृत के समान, सम मतलब समान। तो जो शब्द संस्कृत से हिंदी में ज्यों के त्यों ले लिए जाते हैं उन्हें हम तत्सम शब्द कहते हैं। चौथा देखें, वह परिश्रम करता है तो अधिक सफलता मिलती है। इसमें क्या है, ये संकेत दे रहा है ना, आपको इशारा बता रहा है कि मेहनत करोगे तो फायदा होगा। सातवां है, जो वाक्य एक दूसरे पर आश्रित नहीं होते वो कहलाते बच्चों संयुक्त वाक्य। ठीक है। अब 11वां देखें, रचना के आधार पर वाक्य के प्रकार 3 होते हैं और भेद कितने होते हैं, 8 होते हैं, याद रखिएगा। फिर इसके बाद ये देख लीजिएगा, बहुत छोटे क्षेत्र में बोली जाने वाली बहुत छोटे क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा को हम क्या कहते हैं बच्चों, बोली कहते हैं। ठीक है। यहाँ पे देखें ये शब्द तकनीकी शब्द से क्या आशा है, ये पढ़ लीजिएगा। तकनीकी शब्द किसे कहते हैं, तकनीकी का अर्थ क्या होता है, ये पढ़ लीजिएगा। इसका उत्तर शब्द युग्म की परिभाषा, ये भी पढ़ लीजिएगा। शब्द युग्म किसे कहा जाता है, शब्द युग्म की परिभाषा पढ़ लीजिएगा। शब्द गुण, शब्द युग्म। फिर वाक्य किसे कहते हैं, तो वाक्य की परिभाषा कर लीजिएगा। फिर यहाँ पे बच्चों ये जो है आपका बोली, विभाषा और निपात शब्द। निपात क्या होता है, जब किसी बात को जोर दे करके बात की जाए तो वहाँ निपात होता है। जैसे कि तुम्हें उसको भी लाना होगा, भी, तो भी शब्द, तुम्हें उसको लाना होगा तो बड़ी बात, कॉमन से वर्ड है, मगर बोलते तुम्हें उसको भी लाना होगा। ठीक है। तुम्हें ये पढ़कर आना ही होगा, तो ये तुम्हें ये पढ़कर आना होगा और तुम्हें ये पढ़कर आना ही होगा, तो ये कहलाते निपात शब्द, जब कोई बात को जोर दे के बोला जाता है। ये परिभाषा पढ़ लीजिएगा आप लोग। फिर उपसर्ग प्रत्यय में अंतर, उपसर्ग और प्रत्यय में अंतर तैयार कर लीजिएगा। उपसर्ग और प्रत्यय में अंतर क्या है बेटा, बहुत सिंपल सी चीज़ है। उपसर्ग कहाँ लगता है बेटा, उपसर्ग आगे लगाए जाते हैं और प्रत्यय पीछे लगाए जाते हैं ना। प्रत्यय के पास से याद रखना पीछे लगाया जाता है, पा मतलब प्रत्यय से पा पीछे लगता है। उपसर्ग का ऊ से आप आ बना लेना, आ मतलब आगे लगता है। ठीक है। मुहावरे लोकोक्ति में अंतर ये तैयार कर लीजिएगा। ठीक है। फिर इसके बाद बच्चों शब्द युग्म किसे कहते हैं, इसको पढ़ लीजिएगा। शब्द युग्म की परिभाषा, ये शब्द युग्म क्या होते हैं। ठीक है। शब्द युग्म, विज्ञापन लेखन में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ये तैयार कर लीजिएगा। क्रिया विशेषण की परिभाषा तैयार कर लीजिएगा। ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पे आ गए बच्चों ये छोटे छोटे ये टॉपिक हैं, इनके बारे में आपको लिखना है, पता नहीं कौन सा क्या पूछ लें, तो इसको पढ़ लीजिएगा। ये संवाद लेखन, तो संवाद लेखन में बच्चों पिता पुत्र के बीच में हुई बातचीत, इसको पढ़ लीजिएगा। फिर दो मित्रों के बीच बढ़ती महंगाई के बीच हुई बातचीत, इसको तैयार कर लीजिएगा। ठीक है। फिर भाई बहन के बीच शरारत पे दंड वाला, ये तैयार कर लीजिएगा। बात आती है यहाँ पे इन पे अनुच्छेद लिखना, छोटा सा आपको टॉपिक दे दिया जाएगा, इसके बारे में आपको कुछ लिखना पड़ेगा। तो जैसे विद्यार्थी और अनुशासन कर लीजिएगा आप लोग। फिर इसके बाद ये है आपका जो अभी आपका ज्वलंत मुद्दा, कोरोना वायरस क्या है, इसके बारे में आ सकता है, तो इसको आप तैयार कर लीजिएगा। ठीक है। फिर इसके बाद बच्चों यहाँ पे आपको विज्ञापन लिखने के लिए आ सकता है। आप विज्ञापन पता नहीं कौन सा देते हैं, हिंदी में बेटा बहुत बड़ा क्षेत्र है इसलिए कुछ भी दे सकते हैं, तो ये तैयार कर लीजिएगा। इक्का दुक्का जो आप हैं, जैसे ये बोल रहे हैं कि आपने कोई चीज़ बनाई है, हस्तकला के प्रचार प्रसार के लिए हाथ से बनी किसी वस्तु की बिक्री है तो विज्ञापन, तो ये तैयार कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है। अब यहाँ पे देखें जैसे ये है इकाई 5 आ गई, अब हमारी ये आ गई इकाई 5 वितान। लता मंगेशकर जी के पिताजी का क्या नाम था, ये पढ़ लीजिएगा। लता मंगेशकर के पिताजी का क्या नाम था बच्चों, ये रहा हमारे दीनानाथ मंगेशकर। ठीक है। इसको आप क्लियर कर लीजिएगा अच्छे से। फिर कुएं की खुदाई की जाती है, कैसे करते हैं कुएं की खुदाई, ये करते हैं बच्चों बसौली से। फिर कुएं की खुदाई करने वालों को क्या कहते हैं, किस नाम से संबोधित किया जाता, तो ये जेजारू कहा जाता है। ठीक है। ये छोटे छोटे हैं। ये देखें आप, भारतीय संगीत में प्राचीन काल से प्रचलित सबसे पुराना वाद्य यंत्र कौन सा है, कौन सा सबसे पुराना है, तो वीणा है। गीत गोविंद के रचनाकार कौन है, गीत गोविंद की रचना किसने की थी, जयदेव ने। ठीक है। यहाँ पर रिक्त स्थान
रिक्त स्थान देख लीजिएगा यहाँ पे। जैसे तीसरा, चित्रपट संगीत का मुख्य गुणधर्म क्या है? चित्रपट संगीत में क्या पाई जाती है बच्चों? चपलता पाई जाती है। ठीक है। कुएं की खुदाई का काम क्या कहलाता है? चेजारो कहलाता है। ये चेजा कहलाता है, चेजारो कहलाता है, इसको आप देख लीजिएगा अच्छे से। ठीक है। फिर आंध्र प्रदेश का नाटक नृत्य कुचिपुड़ी है, नौवा वाला। ठीक है, इसको तैयार कर लीजिएगा। छोटे छोटे हैं ये प्रश्न, इनको आप देख लीजिएगा। स्वर सामग्री के नाम से किसे जाना जाता है बच्चों? लता मंगेशकर जी को नाम जाना जाता है। लता मंगेशकर के गायन की क्या विशेषताएं थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको तैयार कर लीजिएगा। शास्त्रीय संगीत और चित्रपट संगीत में क्या अंतर? ये तैयार कर लीजिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न है। फिर इसके बाद लता मंगेशकर को भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ क्यों कहा गया है? इस प्रश्न का उत्तर भी तैयार कर लीजिएगा बहुत अच्छे से। फिर कुएं की चिनाई किन तरीकों से की जाती है? इसको तैयार कर लीजिएगा। फिर इसके बाद ये वाला प्रश्न भी, कुएं का मुंह छोटा रखने का क्या कारण है? लिख लिए, तो इसको आप तैयार कर लीजिएगा। अच्छे क्वेश्चन है बच्चों, बहुत सारे हैं, मगर आपको बता दूं कि सिलेक्टेड क्वेश्चन ही मैं दे रहा हूं, क्योंकि हिंदी में कुछ भी पूछा जा सकता है। गुप्त काल को कलाओं का स्वर्णयुग क्यों कहा जाता है? ये पढ़ लीजिएगा। ठीक है। फिर एक मार्गी संगीत और देसी संगीत में अंतर, स्थायी चित्रकला और अस्थायी चित्रकला के कौन कौन से रूप हैं? ये तैयार कर लीजिएगा। फिर राजस्थान में कुएं किसे कहते हैं? ये पढ़ लीजिएगा। राजस्थान में कुएं का अर्थ होता है, राजस्थान में अथाह रेत है, वर्षा का पानी रेत में समा जाता है, जिससे नीचे की सतह पर नमी फैल जाती है। नमी खड़िया मिट्टी की परत के ऊपर रहती है। इस नमी को पानी में बदलने के लिए गहरा खोदा जाता है, चिनाई की जाती है। इस तरह गहरी जगह को कुएं कहते हैं। ठीक है, ये पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। इकाई 6 आ गई, अभिव्यक्ति और माध्यम। तो इसमें भी आप देख लें, बहुत अच्छे से इसको तैयार कर लेना आप लोग। जैसे ये वाला प्रश्न, सर्कुलर को हिंदी में क्या कहते हैं? तो सर्कुलर मतलब क्या होता है बच्चों? सर्कुलर एक प्रकार का जो परिपत्र होता है उसे कहा जाता है सर्कुलर। ठीक है। फिर इसके बाद जैसे कि ये पहला है रिक्त स्थान वाला, संचार शब्द की उत्पत्ति किस चीज़ से हुई है? तो चर शब्द से हुई है। ठीक है, ये पढ़ लीजिएगा आप लोग, बहुत अच्छे प्रश्न हैं। लघुत्तरीय प्रश्न पहला, हिंदी का पहला साप्ताहिक पत्र कौन सा था? ये कौन सा था? उद्दंड मार्तंड। इसके संपादक थे पंडित जुगल किशोर शुक्ल। जनसंचार माध्यमों के क्या खतरे हैं? ये पढ़ लीजिएगा। फिर इसके बाद जनसंचार माध्यमों के 4 महत्वपूर्ण उद्देश्य, ये तैयार कर लीजिएगा। पत्रकारिता क्या है? ये पढ़ लीजिएगा, पत्रकारिता क्या है, इसको पूछा जा सकता है। देखें, ये प्रश्न पूछा भी गया है। ये देखें आप, ये देखिए, पत्रकारिता क्या है, स्पष्ट कीजिए, पढ़ लीजिएगा अच्छे से ये प्रश्न। समाचार के तत्वों के नाम लिखिए। ठीक है। फिर पीत पत्रकारिता क्या है? ये भी पढ़ लीजिएगा। खोज परक पत्रकारिता क्या है? जब बिल्कुल गहराई से, जिसमें गहराई से छानबीन करके तथ्य और सूचनाओं को सामने लाने का प्रयास किया जाता है। ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं? खोज परक पत्रकारिता कहते हैं। ठीक है। फिर वॉच डॉग पत्रकारिता, ये भी देखिए, पत्रकारिता के पूरे कॉन्सेप्ट हैं, इनको पढ़ लीजिएगा। डायरी लेखन की 2 महत्वपूर्ण विशेषताएं, मजेदार क्वेश्चन है, इसको भी पढ़ लीजिएगा। पटकथा क्या होती है? पटकथा, ये इसको जो ऐसी कथा जो पर्दे पर दिखाई जाती है उसे पटकथा कहते हैं। फिर इसके बाद बेटा आपको अनुस्मारक की परिभाषा कर लीजिएगा। अनुस्मारक क्या होते हैं? ठीक है, अनुस्मारक की परिभाषा। 19वां प्रश्न, मोस्ट इंपॉर्टेंट, अर्ध सरकारी पत्र और औपचारिक पत्र में अंतर क्या होता है? इसको तैयार कर लीजिएगा। ठीक है। बात करते हैं अपठित बोध की। तो बच्चों यहाँ पे देखो, कुछ भी पूछा जा सकता है, इसलिए आपको ज़्यादा रिस्क नहीं लेना है। ये तो आपको पढ़ना पड़ता है और यहीं से आप उत्तर दे देते हैं। ठीक है, तो ये अपठित पद्यांश हो जाएंगे आपके। बात करते हैं हम यहाँ पे ये अपठित काव्यांश, तो इसमें भी कुछ भी पूछ सकते हैं, आप इसको देख लीजिएगा। ठीक है। पत्र लेखन पे आ गए हम। पत्र लेखन में देखें, ये तो है ध्वनि विस्तारक यंत्रों को बजाने फरोकने हेतु जिलाधीश को प्रार्थना पत्र, ये तैयार कर लीजिएगा। शिकायती पत्र नगर पालिका अध्यक्ष को देने के लिए ये तैयार कर लीजिएगा। देखो, ये भी पढ़ लेना, बड़ी बहन के विवाह में आमंत्रित करने हेतु मित्र को पत्र। फिर इसके बाद शाला शुल्क से मुक्ति हेतु विद्यालय के प्राचार्य को पत्र। फिर ये अंक सूची की द्वितीय प्रति मंगाने के लिए पत्र। ये देखो, बिल्कुल कॉमन से पत्र हैं, इनको आप अच्छे से देख लेना, तैयार कर लेना। ये शाला शुल्क मुक्ति वाला है, ये अंक सूची की द्वितीय प्रति वाला है। ठीक है। फिर ये वाला, अपने पिताजी को अपनी परीक्षा की तैयारी के विषय में पत्र। देखो, हिंदी है, ज़्यादा आपको टेंशन नहीं लेना, एक बार पढ़ोगे अपने आप पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। निबंध लेखन, अब निबंध लेखन में फिर से मैं बताऊं, निबंध में आपको क्या बताना, कुछ नहीं, बेसिक पढ़ लेना। जैसे कि जल ही जीवन, जीवन में खेलों का महत्व, स्वच्छ भारत अभियान, इस तरीके के छोटे छोटे जो टॉपिक हैं इनको बहुत अच्छे से तैयार कर लेना। और इसी के साथ हमारा ये वीडियो हो जाएगा फिनिश। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आपके पेपर का ये आखिरी पेपर है बच्चों, हमसे जुड़ जाएं और हमारे चैनल को
सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि समय समय पर हमारे चैनल में आपके लिए काम की जानकारी दी जाती है। और 9वीं 10वीं के बच्चों को भी प्लीज़ हमारे चैनल की जानकारी दे दें। बच्चों, आप सबको आपके एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं बहुत जल्द अपनी अगली वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।